नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। बिल्कुल, हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की। देखिए, ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए, इस कॉम्प्लेक्स लेकिन मजेदार सब्जेक्ट को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। नमस्ते सर। तो मेरा सबसे पहला और बेसिक सवाल यही है कि आखिर ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम इंडिया में चलता कैसे है? मतलब इसे कौन कंट्रोल करता है? इसके कितने अलग अलग पार्ट्स हैं? अरे बहुत अच्छा सवाल है और आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। देखिए, हम शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, फिर जानेंगे रिजर्व बैंक के बारे में जो कि सबका बॉस है। इसके बाद हम बैंकों के स्ट्रक्चर और उनके टाइप्स को देखेंगे, उनके मेन फंक्शंस को समझेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में एग्जाम के लिए एक रैपिड रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह समझिए। एक ऐसा नेटवर्क जो देश में पैसे को मैनेज करता है। मतलब हमारी सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, पेमेंट्स सब कुछ इसी के जरिए होता है। सच में ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना तो देश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और हाँ, इस पूरे सिस्टम का जो हेड है, जो बॉस है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो अब बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आप जानते हैं, भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी बैंकों का बैंक है। पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए नियम बनाना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई का ही काम है। ये टॉप पर बैठी हुई संस्था है, एक तरह से एपेक्स बॉडी है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ डेट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। फिर देश की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब ये पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये तीनों पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं, इन्हें याद कर लीजिए। सर, ये तो ठीक है, लेकिन आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या-क्या हैं? ये जानना तो बहुत जरूरी होगा ना? बिल्कुल, आरबीआई के कई बहुत ही जरूरी काम हैं। चलिए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला, करेंसी जारी करना। हाँ, एक बात याद रखिएगा, 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सारी करेंसी आरबीआई ही छापता है। दूसरा, ये सरकार का बैंकर है, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यही देखता है, उन्हें लोन भी देता है। तीसरा, ये बैंकों का बैंक है। 1 मिनट सर, बैंकों का बैंक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम अपने बैंक जाते हैं, वैसे ही जब बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है या उन्हें लोन लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। ये उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है। और आखिर में ये देश की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है ताकि महंगाई काबू में रहे, और साथ ही हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन भी यही है। ठीक है, तो अब तक हमने आरबीआई को समझ लिया। अब चलिए पूरे बैंकिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक तरह की हायरार्की में बना हुआ है जिसमें हर बैंक का एक खास रोल होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा बैंक किस कैटेगरी में फिट होता है। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में सबसे टॉप पर तो है हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। अब इसके नीचे आते हैं बाकी सारे बैंक। इन्हें हम मेनली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब सवाल उठता है कि ये शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? देखिए, ये वो बैंक हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। इस लिस्ट में शामिल होने के लिए बैंकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और बदले में उन्हें आरबीआई से सीधे लोन लेने जैसी कई स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। असल में यही हमारे बैंकिंग सिस्टम का मेन हिस्सा है। इन्हें भी हम आगे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंकों में डिवाइड करते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंकों में सबसे इंपॉर्टेंट है कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन बैंकों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं और इसी लेन देन से अपना मुनाफा कमाते हैं। सर, ये कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं? हाँ, तो कमर्शियल बैंकों को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब सरकारी बैंक जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। और दूसरे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होती है और ज्यादातर ओनरशिप प्राइवेट हाथों में होती है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, बैंकों का नेशनलाइजेशन।
ऐसा किया क्यों गया? इसका मकसद था कि बैंकिंग सर्विसेज आम आदमी तक पहुंचे और इकोनॉमी के जो जरूरी सेक्टर्स हैं उन्हें आसानी से लोन मिल सके। ये 2 फेज में हुआ। पहली बार 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया और फिर 1980 में 6 और बैंकों को। एग्जाम के लिए ये दोनों साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब 1969 और 1980 ये 2 साल एकदम याद रखने हैं। पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के अलावा भी कई और तरह के बैंक हैं जो किसी खास मकसद के लिए काम करते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक्स, जिनका हेडक्वार्टर तो विदेश में होता है लेकिन उनकी ब्रांचेस इंडिया में होती हैं, जैसे HSBC और सिटी बैंक। फिर आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एक और खास कैटेगरी है डेवलपमेंट बैंक्स की। ये बैंक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। इसमें 2 नाम बहुत ज़रूरी हैं, नाबार्ड और सिडबी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो खेती और गांव के विकास के लिए फाइनेंस देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटे उद्योगों यानी MSMEs को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देता है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRBs की। इनकी स्थापना 1975 में हुई थी। इनका मेन मकसद था ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग पहुंचाना, छोटे किसानों, मजदूरों, कारीगरों को लोन और दूसरी बैंकिंग फैसिलिटीज देना, जहां बड़े कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पा रहे थे। इनके ओनरशिप स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक तीनों का हिस्सा होता है। सर, क्या सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक्स सिर्फ किसानों को ही लोन देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स का जन्म ही असल में गांव और खेती किसानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ था। ये कोऑपरेशन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जहां मेंबर्स ही इसके मालिक होते हैं और कस्टमर भी। इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने मेंबर्स की सेवा करना होता है। ये किसानों को बीज खाद के लिए, छोटे व्यापारियों को अपना काम बढ़ाने के लिए बहुत आसानी से लोन देते हैं। तो हाँ, कह सकते हैं कि इनका मेन फोकस एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ही है। अच्छा, आजकल बैंकिंग के कुछ नए मॉडल्स भी आ गए हैं, जैसे पेमेंट्स बैंक। ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट्स के लिए बने हैं। ये लोन नहीं दे सकते, लेकिन एक लिमिट तक डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक। फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका फोकस छोटे बिजनेस, किसानों और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देने पर होता है, जहां बड़े बैंकों की पहुंच कम है, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हमने अब तक बैंकों के इतने सारे टाइप्स देख लिए, पर अब सवाल यह है कि ये बैंक असल में करते क्या हैं, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी बैंक के 3 सबसे बेसिक काम होते हैं। पहला, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। दूसरा, उसी जमा किए हुए पैसे से जरूरतमंद लोगों और बिजनेस को लोन देना। और तीसरा, पेमेंट और सेटलमेंट को आसान बनाना, मतलब पैसे को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाना। किसी भी बैंक का पूरा बिजनेस इसी डिपॉजिट और लोन के लेन देन पर ही चलता है। और इन कामों को तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते ही हैं, है ना? जैसे डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD, रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD। वैसे ही लोन भी कई तरह के हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन। और पेमेंट्स की बात करें तो चेक, NEFT, RTGS और आजकल तो सबसे ज्यादा UPI का इस्तेमाल होता है। ये सब बैंकों के मेन फंक्शंस का ही पार्ट हैं। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। ये वो तरीका है जिससे RBI देश में मनी सप्लाई यानी पैसों के फ्लो और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है, और इसका सीधा असर महंगाई और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। इसे करने के लिए RBI कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसमें सबसे फेमस टूल है रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। अब सोचिए, जब RBI रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो फिर बैंक क्या करेंगे? वो भी अपने होम लोन और कार लोन महंगे कर देंगे। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाता है। ये महंगाई को कंट्रोल करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। और इसका ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस पर RBI बैंकों से पैसे उधार लेता है और उन्हें ब्याज देता है। अगला टूल है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये किसी भी बैंक के टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो उसे कैश के रूप में RBI के पास रखना ही पड़ता है। ये कंपलसरी है। और इस पैसे पर बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। पर सर, इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है? देखो, बहुत सिंपल है। अगर RBI ने CRR बढ़ा दिया तो बैंकों को ज्यादा पैसा RBI के पास पार्क करना पड़ेगा।
अब इससे क्या होगा, उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा और मार्केट में मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। सीआरआर की तरह ही एक और चीज है एसएलआर, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये डिपॉजिट का वो हिस्सा है जिसे बैंकों को अपने पास लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, सोना या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना होता है। सर, तो फिर सीआरआर और एसएलआर में मेन डिफरेंस क्या हुआ? मेन डिफरेंस ये है कि सीआरआर का पैसा कैश में आरबीआई के पास रखना होता है जिस पर कोई कमाई नहीं होती, जबकि एसएलआर का पैसा बैंक अपने पास ही रखता है और वो सोना या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में भी हो सकता है, जिससे बैंकों कुछ इनकम हो जाती है। ये दोनों ही मार्केट में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के बहुत पावरफुल टूल्स हैं। अच्छा, भारत के बैंकिंग सेक्टर में समय के साथ कई बड़े रिफॉर्म्स भी हुए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नरसिम्हम कमेटी का। 1991 और 1998 में इस कमेटी ने 2 रिपोर्ट्स दी जिन्हें इंडिया में मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म्स का फाउंडेशन माना जाता है। इसी कमेटी ने कहा था कि बैंकों को ज़्यादा आज़ादी दो, प्राइवेट और फॉरेन बैंकों को आने दो और सीआरआर एसएलआर जैसे रेशो को धीरे धीरे कम करो ताकि बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बचे। इन्हीं सुधारों की वजह से आज हमारा बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत और कॉम्पिटिटिव है। और हाँ, एग्जाम में इस कमेटी का नाम अक्सर पूछा जाता है। चलिए, तो हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम में जाने से पहले एक फटाफट रैपिड रिवीजन राउंड करते हैं ताकि सबसे ज़रूरी फैक्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। मैं फैक्ट बोलूंगा और आप उसे दोहराना। तैयार हैं? चलिए, पहला फैक्ट, आरबीआई की स्थापना का वर्ष 1935। एकदम सही। बहुत बढ़िया। अब बताइए, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। करेक्ट। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969, जिसमें 14 बैंक शामिल थे। शानदार। और आखिरी तारीख, रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975। बहुत बढ़िया, लगता है तैयारी एकदम पक्की है। तो आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं वो ये हैं, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 और 1980 में हुआ, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसी टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ये पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए कि एक अच्छी तरह से रेगुलेटेड बैंकिंग सिस्टम किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पहली शर्त है। ये हमारे देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा बेस है। उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।